अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग और बैंकिंग के अंदर एक नया चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ओरिजिन मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो बेसिकली आपने जो डिटेल नोट्स होते हैं वो भी थोड़ा स्टडी करके जाने होते हैं, क्योंकि एक कोई ऐसा भी रैंडमली भी कुछ ऐसे सवालात आ सकते हैं जो शायद सर उन्होंने। नोट से भी बनाएंगे? हाँ, नोट से ही बनाएंगे। नोट्स भी यूज़ करेंगे, लेकिन आज थोड़ा डिटेल थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट ना, एक चैप्टर अभी खुलेगा तो देखें, ये डिटेल है ना काफ़ी चीज़ों की। अच्छा, ये आप में से जिसका कैमरा बेहतर हो ना, वो मुझे एक चैप्टर की तस्वीरें भी भेज दें, क्योंकि मेरे पास वो असल में है नहीं ना डिटेल पूरी उसकी। तो उन्होंने मुझे सेंड नहीं किया पीडीएफ। मैंने उनसे कहा था कि मुझे पीडीएफ दे दें, तो जब तक मैं एक चैप्टर आपको इससे पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। तो कोई मुझे व्हाट्सएप कर देना। हफ्सा सर आप कर कौन से? दें। जो नहीं पढ़ा हमने नेक्स्ट चैप्टर वो कर दो। अच्छा जैसे बैंक फंड्स तो इस बार आएगा नहीं, बैंक फंड्स तो बेकार है, बैंक फंड्स मत करना। सर मेरे पास अभी फिलहाल नोट्स नहीं है, जवेरिया को बोल दें वो कर देगी। जवेरिया, आप सुन रही हैं? यस सर, आप चैप्टर बता दें कौन सा करूँ, लास्ट टाइम आई नहीं थी। हाँ, ओके। आप एक काम करें, मुझे सेंट्रल बैंक कर दें। सेंट्रल बैंक हमने बल्कि पढ़ा था मेरे ख्याल से। आप मुझे वो कर दें ना। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी अगर हो तो वो कर दें। देखें, ये सेंट्रल बैंक भी पढ़ा दिया था मैंने आपको। काफ़ी सारे अच्छा हो गए देख। हैं। ओके। कैश रिजर्व्स, रिजर्व्स का चैप्टर होगा एक। सर पीओसी में? नहीं नहीं, मैं बैंकिंग में। बैंक में? कैश रिजर्व तो नहीं है। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होगा। हाँ है। हाँ, वो उसकी तस्वीरें हम सही तस्वीरें भेजिएगा, फिर मैं शेयर करता हूँ ना। व्हाट्सएप कर अरे देगा मेरे नंबर पे ना, उस वाले नंबर पे, टेलीनॉर वाले पे। अच्छा हाँ। अच्छा, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स शुरू करेंगे आज। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ना बिजनेस की दुनिया में, उसमें से 20% ऑन द बेसिस ऑफ कैश होती हैं और 80% ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट होती हैं। यानी एक्चुअली कैश इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि क्रेडिट इस्तेमाल किया जाता है। कैश की जगह पर दूसरी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का नाम है चेक। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर चेक इस्तेमाल होता है। अब चेक की मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं, वो इसमें हम देखेंगे। एक चेक होता है जो कैश होता है। दूसरा चेक होता है कि जो सिर्फ अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है, कैश नहीं हो सकता। तीसरा चेक होता है जो कभी बाउंस नहीं होता, हमेशा उसकी आपको पेमेंट कंफर्म मिल जाती है। बहुत ही काबिल भरोसा चेक होता है। चौथा चेक वो होता है जो जो बिल्कुल इतना काबिल भरोसा नहीं होता। अब शायद पैसे मिल भी जाएँ, शायद ना भी मिलें। अच्छा, ये सब के सभी इस्तेमाल किए जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द रिलेशन। कि ये डिपेंड किस पे करता है कि आपका रिलेशन कैसा है, ट्रांज़ैक्शन क्या हो रही है। बहुत सारी चीज़ों पर ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है जी? अच्छा,
तो ये तो इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और ये जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं इनमें ये सारे मामलात होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्टेटिंग ऑल पर्टिकुलर्स ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब ये क्या होता है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर होता है, उसके अंदर तमाम बातें लिखी हुई होती हैं। क्या लिखा हुआ होता है? कितना उधार देना है, पैसे कब वापस देने हैं। ठीक है जी। तो इस तरह की तमाम बातें इसमें लिखी हुई होती हैं। ठीक है। उसे कैश करवाएगा वही बंदा जिसके नाम पर इश्यू होगा, किसी और के नाम पर नहीं होता। नॉन नेगोशिएबल, नाम पर किसी और के हो सकता है, नेगोशिएबल। मिसाल के तौर पर एक जो है ना बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और के नाम पर भी हो सकता है। अब देखें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही इसमें काइंड्स बता दी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा सर होता है किसी अपना। और के नाम पर हो सकता है मतलब? देखें, एक बंदे ने आपके नाम पर इशू किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब आपने किसी और के नाम पर कर दिया, सिद्रा के नाम पर इशू हुआ, बाद में वो हफ्सा के नाम पर हो गया, हफ्सा ने वो जवेरिया को दे दिया, तो ये पॉसिबल है। ठीक है जी। यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम पर वो ट्रांसफर हो सकता है, जबकि नॉन यानी कि नेगोशिएबल। अब जिसको पैसे देने थे वो जवेरिया को देगा मेरी बजाय? जी, ये पॉसिबल है, लेकिन नॉन नेगोशिएबल जो होता है ना उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यानी कि जिसके नाम पर वो हो गया एक बार, उसी को पैसे वो रिसीव करने होंगे, कोई और बंदा वो नहीं कर सकता। अब ये रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट होती है इसके अंदर, और ट्रांसफरेबिलिटी इसमें रेस्ट्रिक्टिव कर दी जाती है। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब कोर्ट बीच में इन्वॉल्व हो जाए। मिसाल के तौर पर एक चेक इशू हो जो कि विरासत का चेक हो। विरासत का चेक जो होगा, जिस बंदे के नाम पर इशू होगा उसी को वो पैसे रिसीव करने होंगे, कोई और वो रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब जैसे पेरेंट्स की डेथ हो गई, कोई इस तरह का इशू है, ओके। वहां पर ऐसा होता है कि अगर जो विरासत के पैसे होते हैं वो बंदा वही रिसीव कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। ये इसलिए किया जाता है ताकि वारिसीन को लॉफुली प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि फिर वो होते हैं ना, बुरे लोग होते हैं वो पैसों के चक्कर में। अच्छा, लिस्ट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। अब लिस्ट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या है? अल्लाह अकबर, 12 है जी। नंबर वन, सबसे देखें ये जो आपके सामने 12 की लिस्ट आ रही है ना, ये सीक्वेंस वाइज है और इंपॉर्टेंस वाइज है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे इस्तेमाल होने वाला तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है जी। अब चेक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज दूसरे नंबर पे इस्तेमाल होता है, प्रॉमिसरी नोट तीसरे नंबर पे, ट्रैवलर चेक चौथे, लेटर ऑफ क्रेडिट पांचवें। इस तरह से ये सारे हैं। अच्छा, अब चेक क्या होता है तो आपने देखा ही होगा। चेक देखा है या मैं दिखाऊं आपको? सारे देखे जी होंगे सर आप। देखा हुआ है। देखा हुआ है सर। ओके ओके। तो ये 12 है जो लिस्ट है जी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की। अच्छा, जवेरिया मुझे सेंड करें, आई एम वेटिंग, फिर मैं वो आपसे आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आई थिंक किसी ने कुछ भेजा है मुझे, वो सॉरी जवेरिया ही होंगी। हाँ। बैंक क्रेडिट आपने भेजा, चैप्टर नंबर 10 3 क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट 11 12। ठीक है ठीक है। चलिए मैं भी शेयर करता हूँ ना आपसे, एक मिनट, स्टॉप शेयर।
चलिए सर शरीर से बात कर रहा हूँ कराची ट्यूटर्स एकेडमी से। कराची ट्यूटर्स एकेडमी से आने वाले ना आपके घर पे अल्लाह ये कैसे सर खैरियत से हो? आया ना सर। सर मुझे पूछना था ट्यूशन वगैरह कैसा चल रहा है सर, कैसा पढ़ा रहे हैं, कुछ इशू वगैरह तो नहीं? चैप्टर नंबर 9 क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। अब देखें, अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, उसी से देखें ये बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, चेक भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, तो इसका आंसर डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नजर तो आ ऑल रहा है ऑफ ना? द अबव। ठीक है। इसी तरह विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली बी यूज्ड टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, नोट रिसीवेबल, बैंक रिसीवेबल, चेक। इनमें तीनों, इन चार में से सिर्फ चेक वाहिद वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ बैंक से ही कैश हो सकता है। ठीक है जी, चेक जो होता है वो सिर्फ बैंक से ही कैश हो सकता है, इसके अलावा वो कैश नहीं होता। इसके अलावा नंबर 3 है, एन इनलैंड बिल इज ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड इज पेबल विद इन पाकिस्तान। ठीक है जी, एक इनलैंड बिल क्या होता है? एक तो वो बनता भी पाकिस्तान में, कैश भी पाकिस्तान में ही होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज की बहुत सारी काइंड होती हैं, उनमें से दो मेन होती हैं, एक इनलैंड बिल होती है, एक फॉरेन बिल होती है। इनलैंड बिल जो होता है वो बनता भी पाकिस्तान में है, कैश भी पाकिस्तान में होता है। और जो फॉरेन बिल होता है, या तो वो बनेगा पाकिस्तान में या तो वो कैश पाकिस्तान में होगा, उन दोनों, उसमें दो में से एक खासियत ज़रूर पाई जाती है। ठीक है जी, या तो बनने वाली या फिर उसको कैश होने वाली। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल इज ड्रॉन इन पाकिस्तान बट पेबल आउटसाइड पाकिस्तान। डेफिनेटली फॉरेन बिल होगा, फॉरेन नाम से जाहिर है कि ये इसमें कोई दूसरा मुल्क भी इन्वॉल्व हो जाता है। हाउ मेनी ग्रेस डेज आर अलाउड इन केस ऑफ बिल इज नॉट पेड? 3 days। ग्रेस डेज क्या होते हैं? ग्रेस डेज वो पीरियड होता है कि जिसमें आपके खिलाफ सर के केस, जो एक्स्ट्रा डेज मिल सकते हैं। जी, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसके बावजूद आप पर कोई केस नहीं हो सकता। कितने दिन तक नहीं हो सकता? सिर्फ 3 दिन। ड्यू डेट गुजर गई, आपको 3 दिन और दिए जाएंगे। ड्यू डेट गुजरने के बाद 3 दिन और आपके पास हैं, 3 दिन के अंदर अंदर आप वो पेमेंट अगर कर दें तो फिर कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर फर्दर 3 दिन गुजर गए तो फिर बहरहाल आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। ठीक है जी। इसी तरह इसके बाद है हमारे पास नंबर 5, हाउ मैनी ग्रेस डेज आर अलाउड इन केस ऑफ, अच्छा ये तो हो गया ना। नंबर 6, व्हेन द बिल इज पेड बिफोर इट इज ड्यू डेट, दिस इज टर्म्ड एज डी रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होती है? जब आप वक्त से पहले अगर पेमेंट कर रहे हैं, आपको जनवरी में पेमेंट करनी थी, आप दिसंबर में पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप 1 महीने पहले पेमेंट कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि अर्ली पेमेंट, वक्त से पहले पेमेंट का हो जाना क्या कहलाता है? वक्त से पहले पेमेंट का हो जाना अर्ली पेमेंट कहलाता है। सही, ओके, आगे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्रॉन ऑन ट्रेड ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, टाइम बिल। टाइम बिल डेफिनेटली ट्रेड ट्रांजैक्शन में होता है, जल्दी में अलग बनता है, देर से अलग बनता है। साइड बिल, ऑन साइड बिल क्या होता है जी? साइड बिल इमीडिएट पेमेंट वाला जो बिल होता है वो साइड बिल होता है। फिर एक ट्रेड बिल होता है, ट्रेड बिल नाम से ज़ाहिर है, ट्रेड मतलब तिजारत। लेकिन ये जो अकोमोडेशन बिल होता है, अकोमोडेशन बिल क्या होता है? ये ट्रेड ट्रांजैक्शन में नहीं होता। अकोमोडेशन बिल में ये होता है कि रिहाइश होती है या इस तरह से कोई चीज़ होती है रिहाइश से रिलेटेड, तो ये क्या होता है बेसिकली, ठीक है ना। अच्छा, वो किसी बच्ची से कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, तो उसका मैसेज आया है। सिदरा, सिदरा का मैसेज आया, सिदरतुल मुंतहा जो है। खैर, तो वन ऑफ द फॉलोइंग बिल इज ड्रॉन। सर
जी बोलिए। ये इसमें साइबर फिर से समझा देंगे प्लीज? 7, अच्छा देखें, अकोमोडेशन किसे कहते हैं? जैसे आपने रही है ना कहीं पर, जब कहीं रहते हैं तो उसका जो बिल बनता है वो अकोमोडेशन बिल बनता है। मिसाल के तौर पर पीसी होटल में हम रहे, या मूव एंड पिक में किसी अच्छे होटल में हम रहते हैं, रेस्टोरेंट में हम रहते हैं, तो जो उसका बिल बनेगा दैट विल बी अकोमोडेशन बिल। सही है। लेकिन अब तिजारत में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा ना वो, तो जी उसको सर। उसको हम ट्रेड बिल नहीं कह सकते। तो इसमें देखें, इसके पॉइंट नंबर 7 में ये कहा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा बिल है जो ट्रेड में इस्तेमाल नहीं होता। तो उसका जवाब ये, अकोमोडेशन बिल ट्रेड में इस्तेमाल नहीं होता, वो सर्विसेज में इस्तेमाल होता है। क्योंकि वो जो सर होटल आवाज अटक रही है आपकी। अटक रही है, असल में आपकी भी आवाज़ अटक रही है, इसका मतलब ये है कि आपका इंटरनेट थोड़ा डाउन है। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। A person who signs a check is a person who signs a check is receiver of the amount of that check, payer of the amount of that check, a bank। चेक वो बंदा साइन करता है जो पेमेंट कर रहा होता है। ठीक है जी। तो पेयर उसको कह सकते हैं कि जो बंदा चेक साइन करता है वो बेसिकली अमाउंट देने वाला होता है, तो पेयर ऑफ द अमाउंट होता है। नंबर 9, इन ऑर्डर टू मेक अ चेक क्रॉस्ड, टू पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन ऑन इट्स फेस। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 9 का। जब कोई चेक क्रॉस करना होता है तो उस पर 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी होती है। नाउ द नेक्स्ट इज अ चेक विच इज पेबल टू इट्स होल्डर at the bank counter। A check which is payable to its holder at bank counter is termed as crossed check। कोई भी ऐसा चेक जो पेबल होता है उसके होल्डर को, यानी कि जिसने होल्ड किया हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं जी? उसे क्रॉस चेक कहते हैं। बी, बेयर चेक। अ चेक विच इज पेबल टू इट्स होल्डर। होल्डर किसे कहते हैं? वो बंदा जिसके हाथ में चेक होता है ना, उसको कहते हैं होल्डर। देखिए ना, बल्ब बल्ब जो लगा हुआ होता है उसको होल्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने बल्ब को होल्ड किया हुआ होता है। इसी तरह जिस बंदे ने चेक होल्ड किया हुआ उसको भी होल्ड। जी, इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इंशाल्लाह आई होप कल तक ये सेट हो जाएगा। दुआ कीजिएगा आप भी। खैर, अ चेक विच इज पेबल टू इट्स होल्डर, यानी कि उस बंदे को जिस चेक की पेमेंट करनी हो, जिसने उस चेक को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ठीक है जी, होल्डर। सर स्क्रीन चली गई। स्क्रीन इसलिए चली गई क्योंकि हम आपसे नई स्क्रीन शेयर करेंगे। नई स्क्रीन हम खोल रहे हैं आपके लिए। खुल जा सिम, खुल गई। सर हमारे पास अभी तक नहीं आई है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, टाइम लेती है चीज़ ना, देखें, रिलैक्स। आई। जी सर अब आ गई। जी ओके सर ओके आ गई। ओके ओके। वैसे तो आप लोग इतने से, मैं तो बोला था आप लोग वहीं आ जाए, मैं वहीं आपको आगे बढ़ा देता हूँ। क्या कहते हैं आप लोग? सर वो तो अभी गवर्नमेंट ने बंद किया है ना, कहाँ हम आएंगे कैसे? हाँ, ये पता है, अभी मैं आज मुझे ना मैं एक जगह में पढ़ाता हूँ तो उन्होंने मुझे बुलाया है, और बच्चे भी वहाँ पे आएंगे, जबकि वहाँ बच्चों की क्लास में ना 40-45 बच्चे होंगे, और मैं उनको भी पढ़ाने जा रहा हूँ। तकरीबन 3:30 बजे मेरी वहाँ पे क्लास है। किसी को पता चल गया ना सर, पता चला पुलिस आ गई, मसले हो जाएंगे आप लोगों के लिए। देखें, अब वो बंदा ओनर बोल रहा है मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या कर, देखता हूँ ना ले जाके, देखता हूँ क्या होता है। खैर वैसे वाकई में गलत तो है, गलत है। खैर रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसी बातें नहीं करते रिकॉर्डिंग। अच्छा आगे सुने। A drawee of a bill of exchange is a person who transfers the right of bill to another person who accepts the bill, and C, to whom the rights of bill are transferred, D, who draws the bill of exchange। तो भाई बात ये है कि ड्रॉई उस बंदे को कहा जाता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है उस पर दो बंदों के साइन होते हैं, एक उधार देने वाले का साइन होता सर है। आपने 11 एमसीक्यूज कंटिन्यू करना था, 10 पढ़ाया था ना अभी, आप 12 पे चले गए आई थिंक। हाँ तो 11 वो है नहीं इसमें ना, इसलिए कट गया वो, छोड़ो 11 को।
अच्छा खैर, इसमें क्या था, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ड्रॉई, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं, एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉई होता है। ड्रॉवर वो होता है जो पैसा दे रहा होता है, ड्रॉई होता है जो पैसा ले रहा होता है। तो ड्रॉई उस बंदे को कहते हैं जो पैसा ले रहा होता है और उसी को वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना होता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि ड्रॉई कौन होता है। ड्रॉई वो बंदा होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। ड्रॉई उस बंदे को कहते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नंबर 13, थ्रू विच one of the following mean a bill of exchange can be cashed from commercial bank। होता क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरीका है जिसके जरिए आप बिल ऑफ एक्सचेंज को कैश कर सकते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरीका है जिसके जरिए आप बिल ऑफ एक्सचेंज को कैश कर सकते हैं, ठीक है ना। और डिस्काउंटिंग मतलब क्या होता है, वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है इससे पहले, इंटरमीडिएट की बैंकिंग में आपने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं फिर भी बताऊं आपको। होता ये है कि मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए का चेक है और वो चेक होगा अभी 3 महीने बाद कैश, लेकिन पार्टी को अभी ज़रूरत है, पार्टी को ज़रूरत अभी फ़ौरन है। तो अब उसका क्या होता है कि पार्टी बैंक जाएगी, बैंक जाकर बोलेगी 1 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज है, मुझे फ़ौरन पैसे चाहिए। बैंक बोलेगा ठीक है जी, फ़ौरन पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये 1 लाख का है, हम आपको इसकी जगह पर 75,000 रुपये देंगे। अगर आप कबूल करते हैं तो अभी 75,000 रुपये लें और घर जाएं। अच्छा, फिर यानी कि वो चेक की पेमेंट सर कितनी हुई थी? 75,000 कितने? 75,000, 100,000 यानी कि 1 लाख रुपए का चेक था, लेकिन बैंक उससे कह रहा है कि भाई हम 1 लाख रुपए का आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज लेंगे और 1 लाख रुपए क्योंकि हमें 3 महीने बाद मिलेंगे, हम 1 लाख की जगह आपको अभी 75,000 रुपये देने को तैयार। फिर क्या होता है, बंदा उसको कबूल कर लेता है, उसको 75,000 रुपये दे दिए जाते हैं। 3 महीने गुजरते हैं, 3 महीने बाद बैंक जाकर 1 लाख रुपए ले लेता है। इस तरह बैंक को क्या फायदा होता है, इस तरह बैंक को पूरे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो बैंक को 25,000 रुपये का फायदा हो जाता है 3 सर महीने। तो ये तो बड़ी वो गलत बात हुई, 25,000 रुपए रह गए हमारे। नहीं ना, गलत बात नहीं, ये बिजनेस है। देखिए, आपको फौरी जरूरत थी, अब फौरी जरूरत थी तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपने सुना है ना। अच्छा, बैंक क्या करेगा, बैंक क्या फीसाबिल्लाह काम करेगा? बैंक बोलेगा कि 1 लाख के वो 1 लाख अगर देगा तो वो बैंक कमाएगा क्या? और बैंक जब कुछ कमाएगा नहीं तो वो तनख्वाह भी नहीं देगा, तनख्वाह नहीं देगा तो वो चलेगा नहीं। तो समझ में आ रही बात। तो बैंक जाहिर है इतना सब कुछ वो करके बैठा होता है, इतना बेहतरीन फर्नीचर और इतना सब कुछ इंटीरियर, इतना जबरदस्त, अच्छे पढ़े लिखे बंदों को वो हायर करता है। आपने देखा वो टिंग टिंग का टोकन नंबर पिछिया 85 काउंटर नंबर 3 पर तशरीफ ले जाए। तो ये सब कुछ जो लगा हुआ होता है उसका खर्चा होता है ना उसका। तो ये जो ये पैसे कमाते हैं इससे वो उसी से जो है ना वो सारा वो पूरा करते हैं। खैर, अच्छा आगे चलते हैं। नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉई इन केस ऑफ अ चेक। ड्रॉई जो होता है ना, बेसिकली a person who signs, a person who receives the check, the bank who is not। असल में ड्रॉई जो होता है वो बंदा होता है पैसे निकलवाने वाला। ए, बी और सी तीनों में जो है ना वो बंदा नहीं लिखा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉई इन केस ऑफ अ चेक। एक चेक की सूरत में ड्रॉई उसे कहते हैं जो बंदा पैसा निकलवा रहा होता है। क्योंकि इन तीनों में से कोई भी पैसा नहीं निकलवाता, इसलिए इन तीनों में से कोई भी ड्रॉई नहीं कहलाएगा, ठीक है जी। सर जो चेक रिसीव करता है वही निकलवाएगा ना? नहीं जी सर, वही तो निकलवाएगा, मैं भी नहीं यही सोच रही नहीं थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मिसाल के तौर पर मैं मेरा नाम है जी वसी हैदर, ठीक है जी। अब मैंने जो है ना हफ्सा को अपनी सेक्रेटरी रखा हुआ है। मैं बड़ा आदमी हूँ, अपने ऑफिस में बैठा हूँ, एक बंदा आया मेरे लिए चेक लेकर, मैंने वो चेक रिसीव कर लिया। चेक रिसीव कर मैंने हफ्सा हफ्सा के हाथ में दिया। हफ्सा, जाओ बेटा इसको जाके नीचे से क्लियर करवा के लाओ या आगे स्टॉप से क्लियर करवा के लाओ। अब हफ्सा कहीं भागी भी वो चेक क्लियर करवाने के लिए। देखिए मैं अपनी जगह पे बैठा हूँ, मैंने अपने बंदे दौड़ा दिए ना। अब समझ में आई? तो होता क्या है लेकिन जो, सर हाँ जी बोलिए। इनडायरेक्टली ड्रॉई तो आप ही हुए ना, कि मतलब इनडायरेक्टली पेमेंट तो आपके पास ही नहीं आई नहीं, ना। बैंक जो है ना, जो बंदा काउंटर पे पहुंचता है, बैंक उसका शनाख्ती कार्ड मांगता है, उसी को देता है। बैंक उसको नहीं जानता जो पीछे से भेज रहा है, बैंक सिर्फ उसी को जानता है जो काउंटर पर आकर खड़ा हो गया है उसके। समझ में आ रही है बात? मिसाल के तौर पर मैं ऑफिस में हूँ ना, मैं कभी कोई पेमेंट चाहिए होती है, मैं अपने मैसेंजर को भेजता हूँ, और मैं अगर अपने मैसेंजर को अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी देके भेजता हूँ तो उसको पैसे नहीं मिलते। लेकिन वो अपने खुद अपनी ही शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाता है, वही साइन करता है, तो उसको पैसे मिल जाते हैं। होता है ये कि जब आप कोई चेक कैश करवाना होता है
तो चेक की बैक पर ना रिसीवर साइन करता है 2। अब वो रिसीवर मेरा मैसेंजर साइन करता है, वो चेक मेरा होता है, उसकी पेमेंट असली में मुझे मिलनी होती है, लेकिन क्योंकि मेरा मैसेंजर जाता है तो वो भी बैक पे 2 जाके साइन करके और मुझे वो कैश ला के देता है। समझ में आ रही बात आपको? तो ड्रॉई जी कौन सर। बंदा होता है? ड्रॉई वो बंदा होता है जो एक्चुअली फिजिकली जाकर कैश निकलवाता है। अब वो बंदा किसी किसी बड़े आदमी का नौकर भी हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, वो चेक मुझे मिला था, लेट सपोज वो चेक कैश का था, मैंने आगे बढ़ा दिया, मैंने वो चेक किसी और को दे दिया, तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज बहुत सारी इसमें हो सकती हैं। ठीक है। जी सर। अच्छा जी। जी सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉई हो गया। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग bill is drawn in Pakistan and is payable within Pakistan? Which one of the following bill is drawn in Pakistan and ये यही यही है ना हमारा नेक्स्ट फॉर 15। ये तो हमारे हुआ था जी ना, सर। अभी तो हमने जी पढ़ा था सर। इसको। इनलैंड बिल। इनलैंड बिल। हाँ, इनलैंड बिल जो बनता भी यही है और कैश भी यही होता है। नंबर 16, ड्रॉवर ऑफ अ चेक इज अ पर्सन हु साइंस द चेक। ड्रॉवर कौन होता है? जो सर ये 15 में बेरर बिल नहीं हो सकता? नहीं, बेरर नहीं। इनलैंड मतलब क्या है? इनलैंड के अंदर ये शर्त होती है कि जिस मुल्क में वो बना है उसी मुल्क में कैश होगा। तो यही बात क्वेश्चन में पूछी गई है कि बनेगा भी ड्रॉन इन ओके पाकिस्तान। सर। हाँ ठीक है जी। एंड पेएबल विद इन पाकिस्तान, बना भी यही। और जी ये, सर। तो ये शर्त सिर्फ इसमें होती है और किसी और में नहीं होती। अब जरा 16 पढ़िएगा और से। पढ़ लिया? यानी कि पैसे निकलवाने वाला। पैसे यस किस, सर। देखें पैसे तो उसी के निकलेंगे ना जिसका अकाउंट होगा। भाई अगर मेरा अकाउंट है, मैंने किसी को चेक दिया, उसने 10 बंदों को अलग अलग चेक दे दिए, लोगों इंशाल्लाह 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। हमारे इमरान खान साहब का बयान आ गया है, उन्होंने कह दिया है 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां इंशाल्लाह मिलेंगी 5 साल में मेरी हुकूमत में। 3 साल उनकी हुकूमत के हो गए, 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। खैर मुझे लग रहा है 3-4 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, उसके बाद वो 1 करोड़ को नौकरियां मिलेंगी। अल्लाह रहम करे। खैर, उन्हीं की ड्रॉ खाली जगह पर जिनको निकाला है। हाँ एग्जैक्टली, असल यही में शायद उसने प्रेडिक्ट किया था। असल में पता है क्या होने वाला है? हो ये रहा है कि रिटायरमेंट की उम्र अभी ना 60 साल है, रिटायरमेंट की उम्र चेंज की जा रही है। रिटायरमेंट की उम्र जो है ना वो की जा रही है 55 साल। जब रिटायरमेंट की उम्र 55 साल होगी ना, एकदम से बड़ी खेप जो है ना गायब हो जाएगी सरकारी इदारों से। हजारों लोग रिटायर होकर घरों में आ जाएंगे और उनकी जगह पर नौजवान लोग लगेंगे। तो वो लोग जिन्होंने अभी बैचलर या मास्टर्स कर लिया है, तो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जॉब्स, बहुत ज़बरदस्त जॉब्स आएंगी। और ये जॉब आने के बाद फिर 20 साल 25 साल के लिए बंद हो जाएंगी। ठीक है ना? तो एक बड़ा अच्छे ये 2-3 साल हैं, अगर इसमें आपका बैचलर हो जाए तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है हमारी मार्केट से। खैर, तो ड्रॉअर ऑफ अ चेक इज अ पर्सन हु रिसीव्स, हु साइंस द चेक, बेसिकली जो बंदा चेक को साइन कर रहा साइंस द चेक। है। ओके। नंबर 17, व्हेन अ चेक इज डिसऑनर्ड, बी, नोटिंग इज नॉट मेड। अच्छा, नोटिंग क्या होता है? नोटिंग एक डिपार्टमेंट होता है अदालत के अंदर। अदालत के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जिस तरह आप अस्पताल में जाते हैं ना, दिल का डिपार्टमेंट अलग होता है, गुर्दे का अलग, हर बॉडी ऑर्गन का अलग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है जी। इसी तरह अदालत में अगर आप जाएंगे ना, अदालत के अंदर, तो अदालत के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। उसमें से एक डिपार्टमेंट होता है नोटरी पब्लिक डिपार्टमेंट। जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो उस नोटरी पब्लिक में उसकी नोटिंग की जाती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जब बिल ऑफ एक्सचेंज होता है तो नोट किया जाता है, लेकिन जब चेक डिसऑनर होता है तो वो नोटिंग में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि एक चेक डिसऑनर होने की सूरत में डायरेक्ट जेल हो सकती है। आप डायरेक्ट एफआईआर कटवाएंगे, उस बंदे को डायरेक्ट उठाया जाएगा, क्रिमिनल केस उस पर बनेगा। ठीक है जी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी ताल्लुकात पुलिस में कैसे हैं। आप चाहें तो उसको इस बुनियाद सर पर, सिर्फ चेक डिसऑनर होने पे क्या पता कोई। क्या क्या पता भाई, कोई वजह हो सकती है ना।
ये बड़े अच्छा सवाल आपने कर दिया। देखें, अगर अकाउंट में पैसे नहीं है और आपने चेक इशू करा और फंड इनसफिशिएंट की वजह से, अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से अगर आपको आपका चेक डिसऑनर होता है तो आपको शदीद तरीन सजा यानी कि FIR और आपको घर से उठाया जा सकता है। लेकिन अगर साइन डिफरेंस या किसी और वजह से चेक डिसऑनर होता है तो फिर आपको ये सजा नहीं दी जा सकती। तो सबसे खतरनाक किसी भी बंदे के लिए क्या होता है कि जब उसका चेक डिसऑनर हो जाए, और वो हो भी किस वजह से, अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से। जब अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से कोई चेक डिसऑनर होता है तो ये सीधा सीधा क्रिमिनल केस बन जाता है, सीधा सीधा क्रिमिनल केस। तो यहाँ पर आकर आपको सजा भी दी जा सकती है। ठीक है, अच्छा जी। तो ये जी था सर। पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 18, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक। ठीक है जी, इनमें से कौन सा जो स्पेसिफाइड बैंक में ही कैश होता है? बिल्स पेबल, चेक्स, नोट्स रिसीवेबल। डेफिनेटली चेक एक ऐसा है, चेक मिसाल के तौर पर जो चेक MCB का, उस पर लिखा होगा MCB, किसी भी ब्रांच से होगा लेकिन होगा MCB से ही। आप MCB का चेक ले जाकर किसी और बैंक से कैश नहीं करवा सकते। ठीक है ना, ये आ रही बात समझ में? तो चेक एक वाहिद ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो जिस बैंक का होगा उसी बैंक से ये कैश होगा, उसके अलावा किसी और बैंक से ये कैश नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट। अब कौन सा नंबर है? 19। रिसीवर ऑफ द अमाउंट ऑफ अ चेक